गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 71st बीपीएससी को लेकर चल रहा हमारा ये बिहार स्पेशल सेशन जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मगध साम्राज्य के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये बिहार स्पेशल सेशन चल रहा है, जिसमें हम बिहार से सारे पार्ट को, जितना भी पार्ट है बिहार का, उसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, सारे पार्ट्स को कवर अप करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। क्योंकि अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। ये एज अ प्रैक्टिस सेट आप कहिए, या फिर यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेगी, तो उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमने बिहार का इतिहास शुरू कर दिया है और जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है हम उसको कवर अप कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मगध एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था, कुछ क्वेश्चंस और भी बच गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर पहला कि नंद वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मानंद, मुंड, धनानंद या फिर कालाशोक? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद को ही ध्यान रखिएगा किसने हराया था, पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अंतिम शासक नंद वंश का कौन था? धनानंद। क्लियर है? चूँकि देखिए महापद्मानंद में भी नंद लगा हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले थे, ठीक है, और ये आखिरी। क्लियर है? मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी भी वंश को पढ़ते हैं तो उसका पहला रूलर और जो लास्ट रूलर होता है, चाहे वो लायक हो, नहीं हो, कैसे भी हो, आपको नाम याद रखना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बीच के जो इंपॉर्टेंट शासक होते हैं उसको फिर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, धनानंद। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, अजातशत्रु। ठीक है, क्लियर है? तो होपफुली आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो अजातशत्रु यहाँ पर थे जिनके जो प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजक थे। ठीक है, फिर से बता दूं, मैं हमेशा कहती हूँ जो नए भी जुड़ रहे वो भी सुन ले कि बौद्ध संगीति की यहाँ बात हो रही है। तो बौद्ध संगीति 4 हुए थे। उन चारों के अगर आपको डेट से याद है कि कौन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन था, और उसमें क्या बातें हुई थी, निष्कर्ष क्या निकला था हर बौद्ध संगीति में, अगर इतना आपको कंठस्थ है, दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ याद है, तो फिर आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, चाहे वो किसी तरह से भी घुमा के दे। साथ ही साथ जैन संगीति भी, जो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, उन दोनों के बारे में भी इतना ही आपको फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखना है। तो आपके ऐसे फिर कोई भी सवाल नहीं छूटने वाले। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन। ठीक है, मैं आंसर देती जा रही हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, राजगृह। ठीक है, तो पहला हुआ था राजगृह। तो राजगृह दे, गिरिव्रज दे, राजगीर लिखे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ये देख ले, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप, साबकमीर, इसी को सर्वकामी कहते हैं, मोगलीपुत्तेस्य या फिर वसुमित्र। तो आपका आंसर क्या होगा? महाकश्यप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद्मानंद ने। मैं थोड़ा रुकती हूँ यहाँ पर, फिर आपके आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, तो होप अगर आपको पता है तो आपने सही आंसर किया होगा, नहीं पता है तो थोड़ा हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे हो। ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आप गलत आंसर करके आए, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है महापद्मानंद। जिन लोगों ने अशोक को टिक आउट कर दिया है वो गलत है। ठीक है, अब बताती हूँ क्यों। चूँकि मैं इसलिए इसमें बोल रही हूँ, कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में अशोक जोड़ दिया गया और आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया वो किस युद्ध की बात,
किसकी चर्चा की जा रही है? कलिंग, ठीक है। यहाँ पर विलय हो रहा है, तो और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विलय की बात की जा रही है, यानी कि कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था, ठीक है। तो देखिए, कलिंग नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है किसका? अशोक का। वो आता है अशोक का सबसे पहला नाम। चूंकि हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय किया था, कलिंग युद्ध लड़ा था, उसी कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है, फिर आगे फिर बहुत से स्टोरीज पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड, इसलिए मैंने बोला कि इसमें चांसेस है गलत होने के। क्यों? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ये भी फैक्ट है कि अशोक ने भी कलिंग को विलय किया था अपने साम्राज्य में, लेकिन यहाँ पूछा ये जा रहा है, मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको, यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कलिंग का विलय कब सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहली बार महापद्मानंद। इट मीन्स कि महापद्मानंद ने कलिंग का विलय किया था, लेकिन उसके बाद आगे चलकर कलिंग फिर मगध साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि वो स्वतंत्र हो जाता है, और फिर आगे चलकर अशोक ने क्या किया था? फिर कलिंग विजय किया था, कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग विजय के बाद उसको विलय किया, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर क्या होगा? सही आंसर महापद्मानंद। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो समकालीन मतलब कंटेम्प्ररी, यानी कि उसी के काल का, है ना। सम मतलब क्या होता है? बराबर, कालीन यानी काल, पीरियड, ठीक है। तो उसी के काल का कौन था? महापद्मानंद, धनानंद, सुकल्प, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आप देखिए, इसका आंसर क्या होगा? धनानंद। इसका आंसर क्या होगा? धनानंद, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, इसलिए क्लियर कर दे रही। देखिए, बीपीएससी 44th बीपीएससी में भी ये पूछा गया, ये बोला जा रहा है सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक है। समकालीन यानी कि इसी के काल का। तो अब ये जरूरी नहीं है कि समकालीन हुआ हो दोनों, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ हो या फिर दोनों का कभी आमना सामना हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इस चीज को क्लियर कर ले, ठीक है। इनसे इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना कि पता भी है कि सिकंदर जो है व्यास नदी से ही वो वापस लौट जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बस पूछा जा रहा है कि ये किसके कंटेम्प्ररी थे। तो ध्यान रखेंगे, धनानंद के कंटेम्प्ररी थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बीपीएससी पूछा गया है, 44th बीपीएससी में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप ऐसे भी नहीं भूल सकते, और कल हमने लगता है इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके बहुत बार इसको बोला है। फिर भी जो नए हैं देख ले ऑप्शन, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र। क्योंकि आपको बार बार याद रखना है कि इससे पहले जो अजातशत्रु और उससे पहले जो बिंबिसार थे, उन्होंने अपनी राजधानी को गिरिव्रज ही रखा, और पहला राजधानी परिवर्तन कौन करते हैं? उदयन करते हैं, जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र किया। पहले इन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसी को फिर अपनी राजधानी बना ली। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपको ये भी पूछेगा, मैंने कल के क्लास में भी बोला था कि ये भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र नगर जो है वो किसने बसाया। तो आपको ध्यान रखना उदयन, और इन्होंने ही पहला राजधानी परिवर्तन मगध में किया था, जिसको उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया। क्लियर है ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ठीक है, तो ये किसके आक्रमण के प्रतिरोध में ये सारे काम यहाँ पर किए गए। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है यूनानी, डेमेट्रियस, वैशाली के वृज्यों के और अंग शासकों के। तो आपका आंसर क्या होगा? वैशाली के वृज्यों में, यानी कि इसी के आक्रमण के प्रतिरोध में अजातशत्रु ने क्या किया था? गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को क्या कर दिया था? सुसज्जित कर दिया था, जो आगे चलकर क्या बना? पाटलिपुत्र नगर बना। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन अब आपके आएंगे वो मौर्य साम्राज्य से हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको बताने ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या है? पाटलिपुत्र। तो मैंने कल बोला था कि जब
पाटलिपुत्र लास्ट बार जब चेंज हुआ, यानी कि शिशुनाग, पहले उदयन ने चेंज किया, फिर शिशुनाग ने चेंज किया, उसके बाद कालाशोक ने, उनके पुत्र कालाशोक ने चेंज करके फिर से पाटलिपुत्र किया, तो फिर उसके बाद से पाटलिपुत्र ही बना रहा राजधानी। तो आप देखिए मौर्य में भी यहाँ पर क्या राजधानी है, पाटलिपुत्र। अच्छा, जो नए जुड़ रहे वो आप अगर कल के क्लास को करेंगे तो आपको ये राजधानी परिवर्तन वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है तो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ये तो बहुत इजी है, आंसर क्या है आपका, चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 351, 320, 320, अच्छा ये देख लीजिए, ईस्वी दे दिया है तो ऐसे फंसिएगा नहीं। ठीक है, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, 320 ईसा पूर्व। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए डेट में मत फंसिएगा, एंशिएंट की बात हो रही है तो कहीं पर आपको 321 भी दिखेंगे, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, तो आपका ऑप्शन उस तरह से सजाया हुआ रहेगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए आगे देख लें हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया? अशोक महान, बिंदुसार, तीवर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है यहाँ पे आया था। ठीक है, यूनानी दूत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है सवाल कभी कभी कि मेगास्थनीज को यहाँ पर किसने भेजा था, यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, तो ध्यान रखिएगा नाम सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को यहाँ पर भेजा था। क्लियर है ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? ठीक है, तो मेगास्थनीज ये तो पता चल गया कि यहाँ पर आया, लेकिन कब आया, तो यहाँ पर ऑप्शन है 311, 315 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या 305 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर क्या होगा, 315 ईसा पूर्व। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, डेमोक्लिस। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। क्लियर है ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, अशोक, उदयन, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये अकाल, भीषण अकाल पड़ा था। क्लियर है? और इसी समय में मैंने आपको जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला क्वेश्चन मैं आपको जब करवा रही थी तो वहां पर भी बताया था कि इसी के बाद फिर क्या होता है कि जैन धर्म जो है वो 2 गुट में, श्वेतांबर और दिगंबर में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। क्लियर है? और इसलिए बोल रही हूँ जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं किए वो जाकर वो क्लासेस करेंगे तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज, भद्रबाहु? आप इजीली कर लेंगे चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी कि किससे मुक्ति दिलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसके कारण उनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से या फिर यूचियों से? तो ये आंसर क्या होगा आपका, यूनानियों से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी, इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, अच्छा एक तो ये आपको आंसर पता चल गया यूनानियों से। एक ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को पूछेगा इस तरह से कि यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण किस शासक को हम भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी बनाकर, इस एक ही क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ये नहीं कि आपको जो सामने मिला उसी को आपने बस स्पून फीड कर लिया, नहीं। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन को अपने तरीके से भी बदल के देखना है कि क्या इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते तो बिल्कुल आप बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, 41st बीपीएससी में इसको पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर
किस राजवंश ने शासक किया? मौर्य, ये कौन सा, शुंग, अच्छा शुंग, गुप्त या फिर कुषाण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? मौर्य। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें धनानंद का नाम आया था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसी को रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना रखी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देख लें हम। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अच्छा, मेगास्थनीज जो आए थे उनकी पुस्तक बहुत फेमस है। ठीक है, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका, तो सबको पता है और होना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। इंडिका, ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडिका के बारे में ध्यान रखेंगे। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें खास करके भारतीय यहाँ पर जो समाज है, ऐसे तो पूरा भारत के बारे में इसमें यहाँ पर दिया गया था, इसने वर्णन किया था, लेकिन इसमें मूलतः जो क्योंकि एक सवाल बनता है वही मैं बता रही हूँ कि भारतीय समाज जो है 7 वर्ग में विभाजित है, ऐसा इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो मतलब मेगास्थनीज ने यहाँ पर ये दिखाया कि भारतीय समाज जो है वो 7 वर्ग में, ध्यान रखिएगा क्लास, मैं वर्ण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लास की बात कर रही हूँ। इन्होंने बोला कि 7 वर्ग में विभाजित है, जबकि यहाँ पर वर्ग नहीं था, यहाँ पर वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण थे। ठीक है, 7 नहीं था। तो वैसे मेगास्थनीज ने भारत को अच्छे से समझा था, लेकिन कहीं पर भूल चूक भी हो गई थी समझने में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनान में उस समय क्या अभी भी वहां पर क्या होता है, क्लास चलता है ना, कि ये क्लास वो क्लास, तो उन्होंने उसी के हिसाब से अपना दिमाग लगाया होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि भारत में भारतीय समाज जो है उसमें भारतीय समाज में 7 वर्ग यहाँ पर है, विभाजित है 7 वर्गों में। ठीक है, जबकि उस समय वर्ण था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि ये पूछता है कि आखिर किसने कहा था कि भारतीय समाज 7 वर्ग में विभाजित है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए मेगास्थनीज में किस पुस्तक में इसका जिक्र किया हुआ है, तो ये इंडिका में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक है, बताने की जरूरत है क्या? कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य, जिनको कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो यहाँ इकोनॉमी से मत जोड़िएगा, ये एक पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, एक राजनीतिक पुस्तक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसको इतनी बातें आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था थी उसका विस्तृत रूप से वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? स्ट्रैबो, फाइयान, मेगास्थनीज या युआन च्वांग? तो आपका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। क्लियर है ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? अशोक, बिंबिसार, तीवर या फिर बिंदुसार? तो ये सीरीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बिंदुसार। क्लियर है ये? ठीक है, अगला पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद फिर 3rd नंबर अशोक। ठीक है, ये इतना आपको सीरीज याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? ठीक है, तो एक भविष्यवक्ता थे पिंगल वत्स, और ये किसके दरबार में थे? मौर्य शासक के किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, तीवर के या फिर अशोक के? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थे बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो ये बिंदुसार के दरबार में। और ये भी बोला जाता है कि पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में, यानी कि बिंदुसार के पुत्र के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत महान राजा बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और हो सकता है आपको स्टेटमेंट में ये इस तरह से पूछ दे। और ऐसे भी देखिए, चूंकि राजा का बेटा राजा अशोक कौन था, तो राजा का बेटा, तो कोई ऐसा थोड़ी भविष्यवाणी करता कि ये कुछ और बनेगा। तो एक यहाँ पर बोला गया कि चलिए अशोक जो है वो महान राजा बनेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे पिंगल वत्स किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, अच्छा एक आप और एक देख लीजिए, आजीवक भविष्यवक्ता की यहाँ पर बात हो रही है। एक चीज और आपको बता दूं कि जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसके फॉलोवर थे? आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। और आजीवक संप्रदाय के जो गुरु थे उनका नाम था, मतलब उसके जो जिन्होंने उसका बेस रखा था वो कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अशोक ने अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, उसका उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है। ठीक है, शहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में या फिर सोपारा अभिलेख में। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिलालेख 13 में। ठीक है, शिलालेख 13 ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये सवाल भी पूछा गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शिलालेख 13 में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ शिलालेख 13 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसी शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी अशोक की। और अशोक याद रखिएगा, और कलिंग युद्ध का आप ध्यान रखेंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261, ये ध्यान रखेंगे, कुछ यहाँ पर आप डेट ध्यान में रखेंगे, 261 BC में यहाँ पर कलिंग युद्ध होता है। कब? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। तो राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 BC में। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क या फिर अशोक। तो आपका आंसर क्या होगा? अशोक। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। देख रहे उसी तरह संगीति से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो पूरा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने, पिंगलवत्स ने, महाकश्यप ने, वसुमित्र ने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मोगलीपुत्र तिस्स ने। ठीक है, आपका आंसर होगा मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? तृतीय। ठीक है, चलिए अगला हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्रा ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या होगा आपका? पाटलिपुत्रा। क्लियर है ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251, 269, 234 ईसा पूर्व या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? 251 ईसा पूर्व, 251 BC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर डिस्कस किया भी था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है अशोक ने। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कलिंग युद्ध की चर्चा आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना शिलालेख 13 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला हम देख लें। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा कर दी। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या होगा? कलिंग। ठीक है, तो आपको अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध में ही के बाद ही उनका क्या होता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वो धम्म नीति अपना लेते हैं। धम्म नीति का अर्थ होता है शांति की नीति। आप कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा, अच्छा इंसान बने, पाप नहीं करे, अच्छी सोच रखे, तो ये सारी चीज़ इसमें इस नीति में, इस पॉलिसी में इसमें बताई गई थी। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक का धम्म था। देखिए अभी मैंने वही डिस्कस किया, अशोक का धम्म था क्या है? नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? नैतिक आचार संहिता। ठीक है, तो इसमें जितने भी जो एथिकल बातें हैं, जो उससे रिलेटेड बातें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली। आपका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यानी कि पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय यहाँ पर स्थापित था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मौर्य साम्राज्य के और भी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।